Today we are going to learn about Indian committees and its guideline. Indian committees on corporate governance and its guideline on corporate governance. अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन कमिटीज कौन सी है और उनकी गाइडलाइंस है कॉर्पोरेट गाइडलाइंस क्या क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब ये इंडियन कमिटीज क्यों बनाई गई, उनकी गाइडलाइंस क्यों बनाई गई, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एरर फ्री करने के लिए, या फिर जो भी लूपहोल्स है या फिर जिसकी वजह से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, या फिर जो भी माल फंक्शनिंग होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में या कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, तो ये इनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, इनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इनको कंप्लीटली बंद होने चाहिए, कंप्लीटली एरर फ्री सिस्टम होना चाहिए, एरर फ्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। इसके लिए टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो चेंजेस लाना है वो चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड उन्होंने कमिटी कंस्टिट्यूट की। अब सबसे पहली कमिटी कंस्टिट्यूट की, वैसे तो 6 कमिटीज है, अपन 4 कमिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली कमिटी है CII कोड। अब CII कोड सबसे पहली कमिटी है। सेकंड कमिटी है कुमार मंगलम बिरला कमिटी। थर्ड कमिटी है नरेश चंद्र कमिटी एंड फोर्थ इज नारायण मूर्ति कमिटी। अब वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब CII कमिटी क्या है, CII क्या है? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब ये CII क्या है? It is the Confederation of Indian Industries. That means it is the Association of Indian Business. ये एक एसोसिएशन है जो इंडियन बिजनेस से नंबर ऑफ इंडियन बिजनेसेस ने साथ में आके बनाई है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वॉच करने के लिए, हर एक कंपनी के ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वॉच करने के लिए, या फिर उसमें जो लूपहोल्स है उसको करेक्ट करने के लिए कुछ रेमेडीज, कुछ सजेशंस मेजर्स किए हैं, कुछ सजेशन सजेस्ट किए हैं CII ने। तो सबसे पहले पढ़ लेते CII क्या है। ये इंडियन बिजनेस एसोसिएशन है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया। ये बिजनेसेस के प्रॉफिट कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कमेटी को एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकॉर्पोरेट करने के लिए CII बनाई गई। The main motive of this committee is growth of Indian industries in order to develop strong Indian economy. And the major objective, major purpose of the CII is to develop strong Indian economy, long term strong Indian economy develop करने के लिए CII बनाई गई है। अब CII ने कुछ सजेशंस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ सजेशंस सजेस्ट किए हैं। तो वो कौन से सजेशन है? हर एक कमेटी के टाइम टू टाइम अपने अपने सजेशंस है। सबसे पहले सजेशंस पढ़ते हैं CII के क्या। नो नीड टू फॉलो जर्मन स्टाइल मॉडल इन इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको पता है हमने इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा। इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अपन ने Indian model of corporate governance is the combination of German model and Anglo-American model. तो ये कमेटी ये बोलती है कि हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम जर्मन मॉडल फॉलो करें, हम हमारा ही मॉडल या हमारा डिफरेंट मॉडल बना के फॉलो कर सके। क्लियरली इन्होंने बोला है कि जर्मन मॉडल हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है, इफ द कंपनी इज लिस्टेड मीन्स व्हाट? लिस्टेड मीन अगर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ है, देन
ऐसे केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30% होने चाहिए। किस केस में? इफ द चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर्स वोटिंग में डायरेक्टर्स चुनते हैं, वो डायरेक्टर्स में से एक चेयरमैन बनाया जाता है। अगर वो चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इन दैट केस जो डायरेक्टर अदर डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 30% होने चाहिए। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इन दैट केस 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऐसा सीआई का सजेशन है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। नो सिंगल पर्सन शुड होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मोर देन 10 लिस्टेड कंपनी। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। सीआई बोलती है कि जो भी डायरेक्टर है वो एक कंपनी का डायरेक्टर अगर हो तो वो डायरेक्टर दूसरी कंपनी की भी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ये है कि वो सिर्फ 10 लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, जो सेबी में या शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए 10 कंपनीज। वो 10 कंपनीज के ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी डायरेक्टरशिप। डायरेक्टरशिप रिस्ट्रिक्टेड टू द 10 कंपनीज। मतलब एक सिंगल डायरेक्टर नंबर ऑफ अदर कंपनीज का डायरेक्टर भी हो सकता है, बट इन दैट केस, इन दिस केस सीआई सजेस्टेड दैट कि वो मोर देन 10 कंपनीज का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए अगर वो किसी एक कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, एक सिंगल पर्सन की इतनी लिमिटेशन। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी कॉम्पिटेंट एंड एक्टिव। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होते। उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव, उनको सैलरी नहीं होती, उनका रेम्युनरेशन होता है, तो उनका इतना रोल नहीं रहता है पूरे इसमें। बट उनका सीआई का कहना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी कॉम्पिटेंट एंड एक्टिव होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़े डीएक्टिवेट या फिर जस्ट टाइम बीइंग के लिए होते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ये कॉम्पिटिटिव और एक्टिव होनी चाहिए। द नेक्स्ट कमेटी इज कुमार मंगलम बिरला कमेटी। कुमार मंगलम बिरला कमेटी ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेटअप की है। जब इनको लगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ जगह चेंजेस होने चाहिए, एरर फ्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, तो टाइमली उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की सेबी ने, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। अब कुमार मंगलम बिरला कमेटी का मेन फोकस था शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। इन्होंने तीनों की ही डायरेक्शन में कुछ सजेशंस दिए। अब ये कमेटी ने जो भी सजेशंस दिए, इसके की एलिमेंट थे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल शेयर होल्डर स्टेक होल्डर। अब इनका ये कहना है कि इनकी जो सजेशंस थे, इनकी जो मेजर्स थे, इनके जो रेमेडियल मेजर्स थे, वो इन डायरेक्शन में थे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंक्शनिंग में, और स्टेक होल्डर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को इन डायरेक्शन में। The main recommendation of this committee is that at least 50% directors are non-executive। ये बोलते हैं कि जो 50% डायरेक्टर है, अगर 10-11 डायरेक्टर्स है उसमें से 5 डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। या फिर ये बोलते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हाफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। या फिर 1/3 डायरेक्टर, एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो डायरेक्टरशिप की जो रिस्ट्रिक्शंस है या डायरेक्टरशिप का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। ईच पर्सन कैन होल्ड 10 डायरेक्टरशिप। एक सिंगल पर्सन, पहले कमेटी ने भी यही सजेस्ट किया था, सीआईआई ने, ये कमेटी ने भी वही सजेस्ट किया कि ईच पर्सन कैन होल्ड 10 डायरेक्टरशिप एंड 5 चेयरमैनशिप। अब एक सिंगल पर्सन अगर किसी एक कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो वो अदर 10 कंपनीज की डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है और अलग दूसरे 5 कंपनीज की चेयरमैनशिप होल्ड कर सकता है। और चेयरमैन शुड अटेंड एजीएम एटलीस्ट
थ्राइस इन अ ईयर। मतलब जो भी चेयरमैन है एग्जिस्टिंग कंपनी का, वो कंपनी के चेयरमैन ने एटलीस्ट 3 times एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ऐसा कुमार मंगलम बिरला कमेटी का सजेशन है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। थर्ड वन इज नरेश चंद्रा कमेटी। अब नरेश चंद्रा कमेटी किसने बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स जो है अपना डिपार्टमेंट, उन्होंने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कंपनी अफेयर्स में, जो डिपार्टमेंट ऑफ डीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कंपनी अफेयर्स के अंडर में जो डीसीए डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कमेटी अपॉइंट की है। और इन कमेटी के जो की एस्पेक्ट थे वो हम पढ़ते हैं। इन इन कमेटी का की एस्पेक्ट प्रीवियस 2 कमेटी से थोड़ा सा अलग है। ये ऑडिटर और कंपनी के रिलेशनशिप के बारे में इनके कुछ मेजर्स है, इन्होंने कुछ सजेस्ट किया है। रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का रोल क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रोल क्या है, उनके बारे में उन्होंने सजेशंस दिए हैं। की एस्पेक्ट इन्होंने कंसीडर किए हैं उनके रिपोर्ट में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रोल और रेम्यूनरेशन एंड ट्रेनिंग, इनका कहना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या होना चाहिए, उनका रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, और उनके ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया है। It has made recommendation in 2 key aspect of corporate governance। अब दो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दो अदर की एस्पेक्ट पे भी उन्होंने बोला है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मैंने बोला है कि कंपनी को फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो उसके बारे में नो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के बारे में उन्होंने कुछ मेजर्स सजेशंस दिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड बोर्ड ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, तो कुछ इंडिपेंडेंट ऑडिट मैकेनिज्म वगैरह होना चाहिए। उसके डायरेक्शन में नरेश चंद्र कमेटी ने कुछ सजेशन दिया। द नेक्स्ट मेन रिकमेंडेशन है नरेश चंद्र कमेटी के, कंपलसरी ऑडिट वगैरह होना चाहिए, और ऑडिटर्स अगर चेंज करते हैं तो मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रिव्यू बोर्ड सेटअप करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परसेंटेज के बारे में उनके कुछ रिकमेंडेशन है। ट्रेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक्टिव होने चाहिए और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड वगैरह करनी चाहिए। इस डायरेक्शन में कुछ रिकमेंडेशन नरेश चंद्र कमेटी के। द नेक्स्ट वन इज नारायण मूर्ति कमेटी। अब नारायण मूर्ति कमेटी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेटअप की है। इसमें क्या बोला है देखते हैं। कंस्टिट्यूट फॉर रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रैक्टिस एंड कोड। ये किस लिए कंस्टिट्यूट की? एग्जिस्टिंग जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसको रिव्यू करे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके जो कोड्स में प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम्स है, तो उसमें नेसेसरी करेक्शंस के लिए सजेस्ट करे। दैट्स व्हाई नारायण मूर्ति कमेटी बनेगी। इसके चेयरमैन नारायण मूर्ति थे, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है। The next one is committee consists of members from various walk of public and professional life। इनका कहना है कि जो कमिटीज है, जो डिफरेंट कमिटीज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस के अंदर या किसी कंपनी में काम करती है, वो कमिटी अलग अलग पब्लिक या प्रोफेशनल लाइफ से होनी चाहिए। मतलब जो कमिटीज का प्रोफाइल है वो थोड़ा वर्सेटाइल होना चाहिए, अलग अलग एरिया से, डिफरेंट वॉक ऑफ एरिया से या फिर पब्लिक और प्रोफेशनल लाइफ से कमेटी के मेंबर्स कंस्टिट्यूटेड होने चाहिए। कमेटी के ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो डिफरेंट एरिया से हो, मतलब वर्साटाइल प्रोफाइल हो, लाइक दिस। टू इम्प्रोवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नारायण मूर्ति की कमेटी का मोटिव क्या था? टू इम्प्रोवाइज जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस था उसको और अच्छा बनाना। इनके मेन रिकमेंडेशन क्या है? इन्होंने बोला है डायरेक्टर्स को, बोर्ड मेंबर्स को या डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है। उनका ये कहना है कि नॉमिनीज डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए। अब चेयरमैन कभी कभी डायरेक्टर को नॉमिनीज कर देता है कि नॉमिनीज विदाउट इलेक्शन नॉमिनी कर देता है, तो इनका कहना है कि नॉमिनीज डायरेक्टर नहीं होना चाहिए,
वो वोटिंग थ्रू इलेक्ट हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सिलेक्ट करे लाइक दिस, लेकिन नॉमिनी नहीं होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर compensation to be fixed by the board of directors and approved by shareholders in general meeting, annual general meeting बोलते हैं। इनका कहना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्युनरेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करे और वो अप्रूव्ड हो एनुअल जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें वो अप्रूव्ड हो। ये एक सजेशन उन्होंने दिया है। द बोर्ड शुड बी इन्फॉर्म एवरी क्वार्टर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इनका ये कहना है कि ईच क्वार्टर पे, हर एक क्वार्टरली मीटिंग में बोर्ड बिजनेस रिस्क को डिक्लेयर करे, जो भी बिजनेस रिस्क है उसको डिक्लेयर करे, एसोसिएट्स बिजनेस रिस्क को डिक्लेयर करे, एज वेल एज उसका जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो भी इन्फॉर्म करे, उसके बारे में भी इन्फॉर्म करे। ये काम किसका रहेगा? बोर्ड का। और ये सजेशंस किसका है? नारायण मूर्ति कमेटी का। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए बोर्ड मेंबर्स के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी। मतलब ये अलग कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ मैनेजर्स के लिए हो, और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। और एक विसल ब्लोअर पॉलिसी हो। विसल ब्लोअर का हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। विसल ब्लोइंग क्या होता है, शायद आपको पता भी हो।